तब यहाँ फुशिगुरो के डोमेन की वजह से वो सारी की सारी जगह डार्क हो जाती है और रेजी भी अपनी होलो विस्कर बास्केट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। ये टेक्निक न्यू शैडो स्टाइल की सिंपल डोमेन की ओरिजिनल फॉर्म है, जो कि एक डोमेन की गारंटेड हिट वाली कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो रेजी को पूरा यकीन होता है कि फुशिगुरो की डोमेन के अंदर उस पर हमला नहीं किया जा सकता, पर तभी फुशिगुरो के फ्रॉग शिकिगामी उसकी टांग को पकड़ लेते हैं। क्या हो गया, अब तुम खुश नहीं हो रहे हो? ओए लड़के, ये मत सोचो कि तुम जीत चुके हो। तो फुशिगुरो लगातार रेजी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और रेजी अपने चाकुओं की मदद से फुशिगुरो के फ्रॉग शिकिगामी की जीभों को काट देता है, जिससे कि वो उनसे आजाद हो जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। पर तभी फुशिगुरो उसे उठाकर नीचे पटक देता है और तभी दूसरा फुशिगुरो आकर उसे कोनी मारता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि इसके क्लोन्स और शिकिगामीज मुझे मारने से पहले फिजिकल फॉर्म ले लेते हैं, तो इसका मतलब इस बैरियर के अंदर गारंटेड हिट जैसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कर्स टेक्निक के फंक्शन इंक्रीज हो गए हैं, जिस वजह से ये डोमेन बहुत कमाल की हो गई है और एक गारंटेड हिट वाली डोमेन से बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो रेजी अपने आसपास चिट्स को फेंकने लगता है, जिसका फुशिगुरो को भी एहसास हो जाता है और वो अपने बर्ड शिकिगामीज को उन चिट्स को पकड़ने के लिए भेज देता है। पर इसमें बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो चिट्स कार में कन्वर्ट होके फुशिगुरो की डोमेन में गिर जाती है, जिससे कि वो पूरी की पूरी डोमेन हिलने लगती है। मुझे लगा ही था कि मुझे अपने पैरों को कर्स एनर्जी से रीइंफोर्स कर लेना चाहिए ताकि मैं इस डोमेन के अंदर डूब ना जाऊं। ये पूरी की पूरी डोमेन तुम्हारी शैडो है ना? वैसे ये कितनी कमाल की बात है ना कि तुम इसके अंदर किसी भी चीज को स्टोर करके बाद में यूज कर सकते हो। पर मैंने कुछ नोटिस किया था कि तुम्हारे पास ज्यादा वेपन्स नहीं है, जिस वजह से मैं समझ गया कि तुम्हारी शैडो की स्टोर करने की कैपेसिटी कम है और उसमें तुम्हें अपने आप को स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भी इस शैडो के अंदर जाता है तुम्हें उसका भार सहना पड़ता है और यही असली रीजन है जिस वजह से मैं तुम्हारी डोमेन की कंडीशन को तुम्हारे अगेंस्ट ही यूज कर सकता हूँ। तुम्हारा वेट इस टाइम 2.4 टन के इक्वल है और लगता है तुम्हारे क्लोन्स उसे हैंडल नहीं कर सकते हैं। शायद तुम अभी भी अपने शिकिगामीज को बाहर ला सकते हो, पर मैं फिर भी इन चीजों को तुम पर तब तक फेंकता जाऊंगा जब तक कि तुम अपने वेट के नीचे दब नहीं जाते। तुमने अभी भी एक चीज मिस कर दी है और वो ये है कि ये डोमेन अभी भी इनकम्प्लीट है, जिस वजह से तुम्हारे ऊपर भी एक शैडो है। तब फुशिगुरो रेजी के ऊपर मैक्स एलिफेंट को फेंक देता है। तो चलो देखते हैं रेजी कि हम में से कौन पहले क्रश होता है। तब हमें बताया जाता है कि फुशिगुरो ने अपने ब्लड फ्लो को नॉर्मल रखने के लिए अपने आप को नीचे झुका दिया है और वो कर्स एनर्जी की मदद से अपने आप को रीइंफोर्स कर रहा है। और दूसरी तरफ फुशिगुरो की डोमेन की वजह से उसकी कर्स टेक्निक की प्रिसीजन बढ़ चुकी है, जिस वजह से मैक्स एलिफेंट का वेट भी बढ़ चुका है और उसके वेट की वजह से रेजी के हील की बोन फ्रैक्चर हो चुकी है और अब बहुत जल्द इन दोनों में से कोई एक क्रश होके मरने वाला है। मैंने सब कुछ गड़बड़ करती है। अगर मैंने ट्रक्स को बचा कर रखा होता तो मैं अब तक जीत चुका होता, पर आखिरकार अब मैं क्या करूं? इसने मुझे पानी से भिगा दिया है, पर अभी भी मेरे पास एक हुकुम का इक्का बाकी है, जिस वजह से मैं शैडो के अंदर एंटर करके अंदर से अपने हुकुम के इक्के को रिक्रिएट कर सकता हूं, जिससे कि फुशिगुरो के ऊपर और ज्यादा वेट आ जाएगा। पर रुको जरा, इसने अभी भी अपने डोमेन को कैंसिल नहीं किया है, जिसका मतलब जो भी चीज इस शैडो के अंदर गिरती है वो शायद अंदर ही फंसी रह जाती है। तो इसका मतलब अगर ये मेरे ज्यादा वेट बढ़ाने की वजह से मर गया तो क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस शैडो के अंदर कैद होकर बितानी पड़ेगी? आखिरकार अंदर सब कुछ कैसा होगा? क्या ये एक लिक्विड के तरह होगा जिसके अंदर मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा, या फिर मैं सरफेस पर तैरता रहूंगा? इसके अंदर जाना बहुत ज्यादा रिस्की है, जिस वजह से मुझे इस वेट को सहते हुए अपने हुकुम के इक्के को इस्तेमाल करना होगा। तो रेजी अपनी चिट से अपनी रिक्रिएशन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, पर तभी वो शैडो के अंदर घुस जाता है जहाँ पर वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता और वो बस गिरता ही जा रहा होता है, जिस वजह से वो बेहोश होने लगता है। मैं अभी भी इस डोमेन को डिसमिस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये मर नहीं जाता। पर तभी हम देखते हैं रेजी एक कार की मदद से वापस ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर फुशिगुरो भी हैरान हो जाता है। जिन चीजों को मैं रिक्रिएट करता हूँ वो मेरी कमांड पूरी करने के बाद गायब हो जाती हैं, और मैं नहीं चाहता था कि ये कार्स कहीं गायब हो, जिस वजह से मैंने इन्हें कोई कमांड नहीं दी, और अब इसी की वजह से मैं इन्हें कमांड देके फिर से अपने आप को ऊपर ला पाया। और अब जब ये कार गायब हो गई है तो तुम्हारे ऊपर भी इसका वजन नहीं रहा है, पर मुझे
मुझे इस बात की खुशी है कि मैं बच गया हूँ। मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम ताकतवर हो, पर मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तो रैजी अपने हुकुम के इक्के का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक पूरे के पूरे घर को बुला लेता है, जिसका वेट 30 टन के बराबर होता है, और वो इसके जरिए फुशिगुरो को पूरी तरह से मारना चाह रहा होता है। पर तभी अचानक से वो लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। आखिरकार ये क्या हुआ? क्या मैं दोबारा से शैडो के अंदर घुस गया? पर नहीं, ये तो असली पानी है। आखिरकार मुझे इतना हैवी महसूस क्यों हो रहा है? क्या ये लड़का मेरा गला घोट रहा है? आखिरकार ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है? नहीं, ये इस वजह से है क्योंकि इसकी शैडो के अंदर अभी भी वो 2 कारें हैं, जिस वजह से इसका वेट बढ़ गया है। इस टाइम तो मैं सच में डूब रहा हूँ, जिस वजह से अब मुझे अपने रिक्रिएशन टेक्निक को हटाना ही पड़ेगा। तो रैजी की टेक्निक खत्म होते ही वो दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं, और रैजी को पता चलता है कि वो जिम्नाजियम के बेसमेंट लेवल पर है, जहाँ पर नीचे एक पूल है। तो इसका मतलब जब मैंने इसके ऊपर घर फेंका था, तब इसने अपनी शैडो में घुस के अपनी डोमेन को खत्म कर दिया था, जिस वजह से फर्स्ट फ्लोर के नीचे की जमीन टूट गई और हम लोग नीचे पूल में आ गिरे। पर आखिरकार ये उस वेट के साथ भी कैसे मूव कर पा रहा था? तो अब तुम्हारी चिट्स गीली हो चुकी हैं, जिस वजह से वो अब किसी काम की नहीं है। चाहे मेरी चिट्स गीली हैं, पर उनके ऊपर लिखा हुआ इतनी जल्दी नहीं मिटेगा। पर मेरी टेक्निक के लिए मुझे अपनी कर्स एनर्जी से चिट्स को बर्न करना होता है, जो कि इस टाइम पॉसिबल नहीं है। इसके पास अभी मुझ पर हमला करने का मौका था, पर डोमेन की वजह से ये थक चुका था, जिस वजह से ये इस टाइम अपनी कर्स एनर्जी को रिचार्ज कर रहा है। तुम भी इस टाइम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपने शिकिगामी को यूज नहीं कर सकते। जिसका मतलब हमारे पास अब एक ही चारा है कि हमें अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ेगा। तब वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर रैजी को अभी भी विश्वास होता है कि फुशिगुरो अपने शिकिगामी का इस्तेमाल कर सकता है, और वो उसके इसी हमले का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उसके ऊपर अपने काउंटर मूव का इस्तेमाल करके उसे मार सके। तब रैजी को एहसास होता है कि उसने फुशिगुरो के डॉग वाले शिकिगामी को मार दिया है, जिसका मतलब फुशिगुरो इस टाइम अपने डॉग वाले शिकिगामी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तब रैजी लातों से फुशिगुरो के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से फुशिगुरो पीछे की तरफ धकेला जाता है, और फुशिगुरो को एहसास हो जाता है कि रैजी कितना ज्यादा ताकतवर है। और तभी फुशिगुरो का डॉग शिकिगामी रैजी के एक हिस्से को उड़ा देता है, जिससे कि रैजी शॉक हो जाता है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे उस हमले से डिवाइन डॉग मर गया? पर डिवाइन डॉग को मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ये इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। सच में सॉर्सरर्स धोखेबाज होते हैं। तो इसका मतलब वो डोमेन और वो पूल तुम्हारी डॉग की प्रेजेंस को छुपाने के लिए था, जिसका मतलब तुम वहाँ से भागे नहीं थे, बल्कि तुम जानबूझ के मुझे इस जिम में लाए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक मॉडर्न डे सॉर्सरर और बच्चे ने मुझे बेवकूफ बना दिया है। मेरी बर्ड शिकिगामी मुझे ज्यादा दूर तक लेकर नहीं जा सकती, जिस वजह से मैं तुमसे बचकर भाग ही नहीं सकता था। तब रैजी कोगानी को कहकर फुशिगुरो को अपने सारे पॉइंट्स दे देता है, जिस वजह से फुशिगुरो को रैजी के 41 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर तुम खुश नहीं लग रहे हो। इससे बस ऐसे समझ लो कि मैंने मरने से पहले एक अच्छा काम किया है। तब रैजी मर जाता है और फुशिगुरो को 5 और पॉइंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं आयोरी ने एक बहुत बड़ा धमाका किया होता है, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि उसने तकाबा को मार गिराया है, पर हम देखते हैं तकाबा फिर भी बच गया होता है, जिस वजह से आयोरी उसे मुक्का मारने लगता है। पर तकाबा के ऊपर सोस होने की वजह से उसका हाथ फिसल जाता है, जिस वजह से वो लोग बहस करने लगते हैं। आखिरकार ये बंदा किस मिट्टी से बना है? मैंने इसे इतनी बार उड़ाया है कि इसे तो अब तक 5 से भी ज्यादा बार मर जाना चाहिए था, पर इसके ऊपर तो ज्यादा डैमेज आया ही नहीं है, और जो इसे सबसे पहले जख्म मिला था वो भी हील हो चुका है। पर मुझे नहीं लग रहा कि ये रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। तो आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब कोगानी आयोरी को आकर बताता है कि रैजी मर चुका है, जिस वजह से आयोरी अपना मुंह फिर के जाने लगता है। आखिरकार अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ और नहीं करना चाहता। ठीक है फिर, तो अब जाओ और नहाकर अपने दांतों को साफ जरूर कर लेना। पर रुको जरा, क्या तुम मुझे अपने पॉइंट्स दे सकते हो? बकवास करना बंद करो और मर जाओ। और तब हमें पता चलता है कि तकाबा की पावर कॉमेडियन है, जिसकी वजह से अगर उसे कोई भी चीज फनी लगती है तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये एक ऐसी कर्स टेक्निक है जो कि गोजो को भी टक्कर दे सकती है। पर तकाबा को अपनी कर्स टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब यह रैमी भाग रही हो। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अडल्ट होना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है।
लोगों का कहना है कि लड़के भेड़िए होते हैं, पर हमेशा भेड़ियों ने ही मेरे लिए चीजें ठीक की है, जिसका मतलब मुझे कभी भी किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और ये इस वजह से है क्योंकि मैं क्यूट हूँ। पर तभी अचानक से फुशिगुरो का डिवाइन डॉग रैमी के सामने आ जाता है और जैसे ही वो रैमी के ऊपर हमला करने लगता है, वैसे ही फुशिगुरो को अपनी बहन सुमिकी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, जिस वजह से रैमी बच जाती है और फुशिगुरो जख्मी होने की वजह से नीचे गिर जाता है। और तब वहाँ पर एंजल आ जाती है। तब हमें बताया जाता है कि टोक्यो कॉलोनी से ज्यादा खतरनाक लड़ाई सेंडाई कॉलोनी में हो रही थी। और तब हम एक कलिंग गेम प्लेयर ध्रुव लकड़ावाला को देखते हैं, जिसके पास 91 पॉइंट्स होते हैं और उसने अकेले ही एंशिएंट जापान की सिविल वॉर जीती हुई है। और इस टाइम उसके पास 2 इंडिपेंडेंट शिकिगामी हैं, जिनकी ऑर्बिटिंग ट्रेजेक्टरीज की मदद से वो अपनी डोमेन बना सकता है। तब हमें एक और कलिंग गेम प्लेयर रियो दिखाया जाता है, जिसके 77 पॉइंट्स होते हैं और उसकी सभी प्लेयर्स में सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी होती है। तब हम एक और प्लेयर ऊरो को देखते हैं, जिसके पास 70 पॉइंट्स होते हैं, जो कि पहले असैसन ग्रुप की कैप्टन थी और उसकी स्क्वाड का नाम द सन मून एंड स्टार स्क्वाड था। और अब वो अपनी कर्स टेक्निक की मदद से स्काई को कंट्रोल कर सकती है। तब हम एक और प्लेयर कुरोरोशी को देखते हैं, जिसके पास 54 पॉइंट्स होते हैं और वो एक कॉकरोच कर्स स्पिरिट होती है, जिसे केंजाकू ने कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से फ्री किया होता है। और अब वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स बन गई होती है और तब तक छुपी हुई होती है जब तक कोई सर्टेन कंडीशंस गायब नहीं हो जाती। और इन चारों प्लेयर्स ने अपनी कॉन्फ्लिक्टिंग एबिलिटीज और कॉम्प्लेक्स नेचर्स की वजह से कोई भी अलायंस फॉर्म नहीं की है, जिस वजह से वो सभी लोग अकेले हैं। और हम देखते हैं इस वजह से यूटा ने ध्रुव को मार दिया होता है और अब उसके पास 35 पॉइंट्स हो चुके होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।